जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान बस यूं ही जी रहा था, तब यहीं भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। जरा इस फर्क को देखिए। बाईं तरफ है दुनिया का हाल, सादा खेती पर आधारित जीवन, और दाईं तरफ सिंधु घाटी, जहां पक्की सड़कें थीं, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था और प्लान करके शहर बसाए गए थे। ये जो फर्क है ना, यही तो हैरान कर देने वाला है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो एक जबरदस्त छलांग थी, समय से बहुत आगे। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा गहराई में उतरते हैं इस कमाल की सभ्यता के। ये देखते हैं कि इनकी सोच, इनकी प्लानिंग अपने वक्त से हजारों साल आगे कैसे थी, और यही बात तो इन्हें इतिहास की सबसे प्रभावशाली संस्कृतियों में से एक बनाती है। तो बात है आज से बहुत बहुत पहले की। ये सभ्यता लगभग 2500 BCE से 1750 BCE के बीच अपने पीक पर थी, अपने चरम पर। अब सोचिए, ये वही टाइम था जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, लेकिन यहाँ हमारे भारत में सिटी प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट का लेवल ही कुछ और था, एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर। अच्छा, इनके शहर तो लाजवाब थे ही, पर अब ये देखते हैं कि ये सभ्यता फैली कितनी दूर तक थी। इसका जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड था ना, वो सच में चौंका देता है, और इससे पता चलता है कि इनका प्रभाव कितना जबरदस्त रहा होगा। तो आंकड़ा है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 13 लाख, ये आज के पाकिस्तान, भारत के एक बहुत बड़े हिस्से और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को मिला दें, उससे भी बड़ा इलाका है। उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक। और ये मत सोचिए कि ये बात सिंध या पंजाब तक ही थी। नहीं, इसका फैलाव उत्तर में जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक था, और पश्चिम में बलूचिस्तान के तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक। मतलब इसका स्केल कितना विशाल था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो इनके जीनियस होने का सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है? उनके शहरों की साइंटिफिक प्लानिंग में। वो लोग सिर्फ शहर नहीं बना रहे थे, वो तो जैसे भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। उन्होंने इस्तेमाल किया ग्रिड सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है कि सड़कें एक दूसरे को परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, बिल्कुल वैसे जैसे आज की मॉडर्न प्लान्ड सिटीज में होता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल था, जो दिखाता है कि वो कितने ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड थे। शहर को भी उन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से 2 हिस्सों में बांटा हुआ था। एक था ऊपरी शहर, जिसे सिटाडेल या दुर्ग भी कहते हैं। ये ऊंची जगह पर बना था, और ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल पब्लिक बिल्डिंग्स या एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए होता था। और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे, जिसे भी बड़े सलीके से बसाया गया था। ये उनके सोशल स्ट्रक्चर और प्लानिंग का एक जीता जागता सबूत है। और अब सुनिए सबसे कमाल की बात, जो ये बताती है कि वो सच में कितने आगे थे। हर एक घर में अपना प्राइवेट बाथरूम था, और ये बाथरूम ढकी हुई नालियों के एक पूरे नेटवर्क से जुड़ा था। सारा गंदा पानी शहर से बाहर। जरा सोचिए, उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में सैनिटेशन का कॉन्सेप्ट तक नहीं था, तब ये लोग हाइजीन के इतने हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे थे। इनके 2 सबसे मशहूर शहर थे, मोहनजोदारो, जिसका मतलब है माउंड ऑफ द डेड या मृतकों का टीला। ये शायद सबसे फेमस सिटी थी। यहीं पर वो ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार मिला है, जो शायद किसी कम्युनिटी फंक्शन या धार्मिक रीति रिवाजों के लिए इस्तेमाल होता होगा। और दूसरा था हड़प्पा, रावी नदी के किनारे बसा एक बजिंग ट्रेड और क्राफ्ट सेंटर, जहां से हमें उनकी डेली लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो सवाल ये उठता है कि इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग थे कौन? कैसी थी उनकी जिंदगी? चलिए अब इन दीवारों के पार देखते हैं और उनकी इकोनॉमी, कल्चर और सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी की इकोनॉमी 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, वो माहिर किसान थे, गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलें उगाते थे। दूसरा, वो जबरदस्त क्राफ्ट्समैन थे, मन के बनाने से लेकर मिट्टी के बर्तन और मेटल वर्क सब में एक्सपर्ट थे। और तीसरा, उनका ट्रेड नेटवर्क, जो सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि मेसोपोटामिया यानी आज का इराक जैसी दूर दराज की जगहों तक फैला था। ये दिखाता है कि उन्हें समुद्र की भी अच्छी खासी समझ थी। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो अब आती है। इतनी एडवांस्ड, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन होने के बावजूद यहाँ जंग का, वॉर का लगभग कोई सबूत नहीं मिलता।
ना कोई बड़े बड़े हथियार मिले हैं, ना ही किलों की कोई भारी भरकम घेराबंदी। ऐसा लगता है जैसे ये एक पीसफुल सोसाइटी थी, एक ऐसा समाज जिसका ध्यान ट्रेड और डिसिप्लिन पर था, लड़ाई झगड़े पर नहीं। और अब चलते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ कि आखिर इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ और उनकी भाषा का वो कौन सा राज है जो आज तक नहीं खुला। यही वो सवाल है जो इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को दशकों से परेशान किए हुए है। आखिर इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतनी एडवांस्ड और इतनी बड़ी सभ्यता अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गई। अब देखिए, इसके खत्म होने को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि बाढ़ या भूकंप जैसी कोई नेचुरल डिजास्टर आई होगी। कुछ कहते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे उनकी खेती तबाह हो गई। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, शायद पूरा इलाका सूख गया हो। लेकिन असल में हुआ क्या था, ये आज भी एक पहेली ही है। और इस पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा है इनकी स्क्रिप्ट, इनकी लिखावट। मोहरों पर, बर्तनों पर जो ये सिंबल्स मिले हैं, ये एक पूरी लैंग्वेज है, एक राइटिंग सिस्टम है जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। ये दुनिया की उन गिनी चुनी स्क्रिप्ट्स में से हैं जिनका राज खुलना अभी बाकी है। तो हम इस चर्चा को यहीं इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी दिन ये लिखावट समझ आ गई तो इतिहास के कितने अनकहे राज खुल जाएंगे। हमें उनके ज्ञान, उनकी कहानियों और शायद उनके खत्म होने की असली वजह भी पता चल जाएगी। और क्या पता, हमें ये भी सीखने को मिले कि एक शांति से भरा ऑर्गेनाइज्ड समाज कैसे बनाया जा सकता है।